नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। इस समय हम एक खलिहान में हैं जहां किसान अपनी फसल को तैयार करने के बाद मिसाई और गहाई जिसे कहा जाता है उसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मिसाई के बाद धान की एक बहुत चारों तरफ फैला हुआ देखते होंगे धान का फसल है, उस उत्पादन हो चुका है। अब ये धान मंडी तक जाएगी, धान खरीदी केंद्र तक जाएंगे। ये प्रोसेस क्या है जब देश में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर एमएसपी, एपीएमसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसे माहौल के बीच में आइए हम किसान नेता, समाजवादी चिंतक आनंद मिश्रा से बात करते हैं। नमस्कार। ये बताएंगे मिश्रा जी कि ये तो खलिहान आपका है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया में कितनी परेशानियों के सामना करना पड़ता है आपको? सबसे बड़ा मौसम होता है अभी तो आज की तारीख में। परेशानी तो है। परेशानी क्या है, अब एक कर्म है, वो तो समझिए कल्चर है कि एग्रीकल्चर जो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ कृषि का ही जो शब्द है ना उसमें कल्चर जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर है ना, कृषि की संस्कृति। और इसमें ज़मीन प्रकृति के ऊपर हम हैं निर्भर पूरी तरह से, और प्रकृति मदद कभी करती है, कभी कभी अड़ंगा भी मार देती है। हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आनंद मिश्रा किसी नाम के मोहताज नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि जिस ज़माने में लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहरी शहरों में जाते थे, उसके बाद नौकरी की तलाश करते थे, लेकिन आनंद मिश्रा जबलपुर से सीधे बिलासपुर की तरफ कूच कर गए और बहुत पढ़े लिखे, कृषि से अच्छे जानकार। फिर उसका लाभ आपको कृषि में मिल रहा है? निश्चित। ज्ञान तो अपनी जगह है, और ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ जाता है तो फिर उसको आवश्यकता होती है अनुभव की। दुर्भाग्यवश जी, एक मिनट। हाँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुभव और ज्ञान। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो के पास ज्ञान है उनके पास अनुभव नहीं है। अनुभव के चौखटे में जब ज्ञान के पल्ले लग जाते हैं तो वो जो है एक मजबूत दरवाज़ा बनता है। तो हमारे यहाँ यही कमी है कि जिसके पास अनुभव है उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी ज्ञान पहुँच नहीं पाता है, और जिनके पास ज्ञान है उनके पास जब जबलपुर से ज्ञान यहाँ पर आया इस छोटे से गांव में, बड़े आपको बहुत ऊंचाई जानी चाहिए थी, जिसे भौतिक ऊंचाई कह सकते हैं, लेकिन आपने जब यहाँ चुनाव किया तो आपके ज्ञान का कितना फायदा किसानों को, गांव को, शहर को मिला है? बहुत। देखिए, मैं अपने मुंह से कहूँ अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलावट हुई। वो सन 72-73 का समय था जी, जब कृषि में जो हमारा उत्पादन था काफ़ी कम था जी, है ना। अनाज पर हम निर्भर थे और अकाल भी पड़ रहे थे, है ना। तो उस समय के परिवेश में नई हरी क्रांति हो रही थी, नई वैरायटी निकली थी, कृषि विज्ञान के जो प्रयोग हो रहे थे वो किसानों तक पहुंच रहे थे धीरे धीरे। तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद पहले तो बहुत हास्यास्पद स्थिति थी, मतलब लोग मजाक उड़ाते थे। इतना पढ़ा लिखा लड़का तो अच्छा खासा कैसे? लोग कहते थे भाई एमएससी करने के बाद क्या तुम खेती करने आए हो, और तुम तो गमले में खेती करते हो, तो लोग मजाक उड़ाते थे। जी। और ये खेती जो थी, मेरे पिताजी तो वकील थे। जी। तो ऐसी थी, मतलब एब्सेंटी खेती थी। तो उस एब्सेंटी खेती में फिर धीरे धीरे उसको बनाना और फिर उसको संभालना और उसमें फिर जीवन यापन करना। तो ये चुनाव आपका था? हाँ, क्योंकि देखिए दो मतलब थे कि पिताजी का था ये? ना मेरा था। पिताजी तो खिलाफ थे इसके पिताजी नहीं चाहते थे, और
आपको मैं बता दूं कि जब मैं पढ़ के निकल रहा था उस समय मेरे कॉलेज में जो हमारे डीन थे एग्रीकल्चर कॉलेज के, जी उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ रहूं और लोग बच्चों को पढ़ाऊं और टीचिंग में जाऊं करके। पर मेरी इच्छा थी कि मैं समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गया था। लोहिया जी के विचार और गांधी जी के विचार थे, तो समाज परिवर्तन कुछ करना चाहिए और समाज में कुछ काम करना चाहिए। मूल उद्देश्य यही था कि सामाजिक सरोकार से हम जुड़ें, और इसलिए हमने सोचा सबसे बेहतर ये है कि पैतृक संपत्ति है, पड़ी हुई है, अनकेयर्ड है, उसको कुछ क्रांति लाई जाए। और उसका असर हुआ धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें अब तो बदल गई हैं। पहले जो लोग हमसे हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे सलाह लेने आते हैं। क्या बात है ना, सलाह लेते भी हैं और उसका फ़ायदा भी मिला उनको। ऐसा ये भी हम लोग जैसे थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख लिए हैं, ऐसा कहते हैं कि आनंद मिश्रा खेती में क्या आए, हमने एक वैज्ञानिक खो दिया, कृषि वैज्ञानिक। नहीं, यहाँ भी तो विज्ञान का ही काम कर रहा हूँ मैं। देखिए, विश्वविद्यालय जाता हूँ। जी। अभी विश्वविद्यालय में मेरे जो मित्र हैं उनसे सब हम लोगों के मेरे संपर्क रहते हैं, और मैं उनको अपने अनुभव बांटता हूँ और अपनी समस्याओं को किस तरह से है, वो जो नई चीज़ मुझे बताते हैं उसको हम मिलजुल करके विश्लेषण करते हैं। और अभी तो मैं प्रबंध मंडल विश्वविद्यालय का उसका सदस्य हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं जब जाता हूँ, जब मैं वहाँ प्रबंध मंडल के सदस्य के हैसियत से मैं वहाँ पर यदि कॉलेजेस में जाता हूँ, लड़कों से बात करता हूँ, प्रोफेसर से बात करता हूँ, यंग लोगों से जो बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नए जो पीढ़ी है वो बहुत बेहतर काम करना चाह रही है, और बहुत ही चमत्कारिक काम जो हैं कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। अब सवाल ये है कि जो किसान हैं जी, वो कितना उसको वो ग्रास्प करे, कितना ग्रहण कर ले। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इस देश में, जो मैं शुरू से विद्यार्थी जीवन से ही मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि कृषि का इस समाज में लोग कहते तो हैं बहुत सारी बात कि अन्नदाता है वगैरह वगैरह, पर कभी भी कृषि जो है वो मुख्य धारा कभी में नहीं रही है। राजनीति में, सारी चीज़ों में प्राथमिकता जो कृषि को होनी चाहिए वो नहीं मिली, आज भी नहीं मिल रही, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। बड़ा सामयिक बात कहें कि आज भी प्राथमिकता नहीं मिली है। क्या ये प्राथमिकता नहीं मिलने का कारण ही दिल्ली के वो चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 1966-65 में तो बड़ा दुष्काल हुआ। लोग अनाज बाहर से आता था। सन 1974-75 तक विदेशों से अनाज आता था। गेहूं का जहाज चलता था अमेरिका से, स्वेज नहर में फंस जाता था कभी किसी झंझट के कारण। यहाँ गेहूं की कीमत बढ़ जाती थी। हमको अमेरिका जैसे देश जो हैं ब्लैकमेल करते थे कि आप हमारी बात नहीं मानोगे 420 बेचते तो हम गेहूं भेजना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने तो एक्सेप्ट भी किया। शास्त्री जी एक चैलेंज को एक्सेप्ट किए उस समय। बहुत बड़ी, मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, मुझे अच्छी तरह याद है, 65 युद्ध का समय था, और हमारी यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह से अमेरिकन यूनिवर्सिटी की मदद से और उसके सहयोग से चल रही थी। हमारा संबंध भी था इलिनॉय यूनिवर्सिटी अर्बाना से। पर शास्त्री जी ने कहा नहीं, हम करेंगे, हम अपने मन से निर्णय लेंगे। और उसने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अनाज, तो कहा नहीं, हम खुद पैदा करेंगे। वही जय अनाज जय जवान जय किसान वाला आया निकला। और उसी में उन्होंने कहा कि एक दिन जो है हम उपवास रह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, पर अपना सम्मान बेचकर हम अनाज लेने नहीं जाएंगे। तो उसका एक असर पड़ा, और फिर एक चैलेंज की तरह जो कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ काम किया
और ऐसी वैरायटी निकाली कि आज हम अन्न के मामले में। उत्पादक तो बने हैं ही हैं, खुद का सेल्फ सफिशिएंट तो ही हैं। गेहूं के मामले में, कपास के मामले में, धान के मामले में हम एक बहुत बड़े निर्यातक भी हैं। मिश्रा जी, एक सवाल थोड़ा सा, हम लोग पटरी से उतरने से पहले सही पटरी पकड़ लिए हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा बिल आई है, 4 बिल हुआ करते थे, एक बिल को बाहर कर दिए इलेक्ट्रिसिटी वाले। बात आती है 3 बिल की, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एपीएमसी है। इस कानून का विरोध क्यों? ये कृषि के, अभी जैसे हम लोग बात किए, कृषि के उत्पादन, किसानों को 2 गुना आय, सारी बातें हैं इसमें, फिर विरोध क्यों? आप कितना समर्थन? सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी जी के साथ दिक्कत ये है कि वो खुद नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। खुद नहीं समझते। इस समय पूरी तरह से ये जो सरकार है वो कॉरपोरेट के कब्जे में है। और कॉरपोरेट में क्या होता है कि उनका ना कोई देश होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। हाँ। वो तो अपने तौर पर करते हैं और अपना मुनाफा देखते हैं। दुर्भाग्यवश ये जो कानून है उसमें वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई किसान को ऐसा कौन सा फ़ायदा होने वाला है जो आज नहीं हो रहा था। नंबर 1, जैसे वो कहते हैं कि हमने किसान को फ्री कर दिया, ठीक, कि हम वो कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। आज भी हम अनाज बेच सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपना चना जो है बम्बई में ले जाकर बेच सकता हूँ। पर प्रश्न ये है, सवाल ये है कि कीमत, अनाज अभी भी आप मुंबई बेच सकते हैं। हाँ, मैं किसी से बेच सकता हूँ। तो इसमें नया क्या है इस कानून में कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोगों को भ्रम पैदा करना। दीवा नहीं, वो कारण है। इसके पीछे दूसरा जो कारण है ना, वो ये है कि मंडी जो है आज की तारीख में राज्य सरकार का जीएसटीआई के बाद जी जो आय के साधन बच गए हैं वो एक शराब है। क्या बात। और एक जो है ये आपका ज़मीन का खरीद फरोख्त है, रेवेन्यू वाला, और एक सबसे बड़ा ये है आपका मंडी टैक्स है। तो ये जो मंडी टैक्स उसका जो आय का साधन है जी, उसको ये क्रश, यानी देखिए ये राज्य सरकारों को पूरी तरह इतना केंद्र पर अवलंबित कर देना चाहती हैं, जो कि स्वायत्तता हमारे देश की सबसे बड़ी संविधान में है कि कोई किसी का अनुचर नहीं है। यानी राज्य सरकार जो है स्वतंत्र है। हाँ, राज्य सरकार की अपनी ताकत है, राज्य सरकार की अपनी स्वायत्तता है, और उस स्वायत्तता में राज्य सरकार जो है उसके अधिकार हैं। जैसे कृषि है, वो उसका क्षेत्र है काम करने का, है ना, बांटा है कि भाई फिर कुछ परिस्थितियाँ आती हैं तो दोनों हैं। थोड़ा टोकूंगा, कृषि बेशक राज्य की सूची हो, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हम कृषि पर बिल कहाँ बना रहे हैं। बिल तो यही तो बात है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। वो वर्चुअली में ये चाह रहे हैं कि देखिए हमारा झगड़ा क्या है, सारे किसानों का झगड़ा क्या है कि वो कह रहे हैं भाई आप एमएसपी का एक कानून बना दो, एक कानून बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे अनाज नहीं बेचा जाएगा, ना खरीदा जाएगा। दे तो रहे हैं आप? नहीं, एमएसपी कहाँ दे रहे हैं? नहीं, बोल तो रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं खत्म नहीं करेंगे का क्या मतलब भाई? आज आप देखिए चने की एमएसपी, जैसे अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चने का लिस्ट में नाम नहीं है। यहाँ चना उत्पादन होता है, खरीदी उसमें नहीं है नाम लिस्ट। यहाँ चना की खरीदी सरकार नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि केंद्र सरकार उसके लिए उसको पैसा नहीं देती। धान के लिए पैसा देती है, क्यों? क्योंकि उसको एफसीआई में धान चाहिए, चावल चाहिए, है ना। तो अब हमारा ये कहना है कि यदि आप एमएसपी कह रहे हैं कि आप ख़त्म नहीं करेंगे, एमएसपी ख़त्म कर, ये तो निर्गुण बातें हैं ना। सवाल ये है सगुण बात करो कि उसको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। यदि सरकार का खरीदी केंद्र से बाहर जाके वो वहाँ पर सामने एक दुकान है, जाते जाते पूछिएगा क्या भाव ले रहा है धान, वो बोलेगा 1200-1300 रुपये। एमएसपी का सिद्धांत क्या बना? जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब
यानी इससे नीचे वो प्रॉफिट नहीं है, इसमें लॉस भी तो नहीं है। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे को ये बताइए कौन सा उद्योग चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे? कौन सा काम चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे? नहीं, काम तो नहीं चलता ना, उद्योग चलता है, तो फिर किसानी क्यों चले? क्यों चले? इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी इज द न्यूनतम कीमत है, और दुर्भाग्य आज इस देश का ऐसा है कि वो मैक्सिमम प्राइस है। अब कहा ही जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में कि वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो एमएसपी हमारा मैक्सिमम सपोर्ट थोड़ा प्राइस मैं है। ये जानना चाहता हूँ, अब चूंकि आप किसान हैं और पढ़े लिखे और वैज्ञानिक स्तर के सोच रखते हैं और खुद है, हमें जानना चाहते हैं ये तीनों बिल के बारे में थोड़ी अलग अलग बताएंगे। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें आपका क्या एतराज हो सकता है? इसमें एतराज ये है कि आपने किसी को भी कहा कि आप जाके अनाज, देखिए आज तक क्या हो रहा है, ये क्यों बना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? क्यों बना? इस देश के इतिहास में बड़े बड़े दुष्काल पड़े, ब्रिटिश टाइम में भी दुष्काल पड़े, तो लोग, अब हमने उसको नहीं देखा है, पर वो काल हमने पढ़ा है कि लोग सड़कों पर भूखे मर जाते थे। 4042 का जो बंगाल का वो अनाज होते हुए भी, पर अनाज था, और अनाज जो था वो विदेशों में भेजा जा रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था, वहाँ युद्ध हो रहा था, तो यूरोप में अनाज जा रहा था। अनाज बंगाल में था, पर किसान को, आम आदमी को अनाज नहीं मिला, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति के बाहर था वो। तो आज क्या चाह रही है ये सरकार? उसके बाद एक कानून बना आज़ादी के 1955 में नेहरू जी ने लाया था। तो ये जो कानून बना, वो ये कानून इसलिए बना नहीं, इसको तो पहले कोशिश की थी रफ़ी अहमद किदवई साहब ने। अच्छा। पहले जो कृषि मंत्री फूड मिनिस्टर थे, उन्होंने सारा कंट्रोल ख़त्म किया और कहा कि नहीं, हम जो हैं ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको, उसके प्रारूप बनाए थे, वो नहीं रह पाए, तो बाद में जवाहरलाल जी ने उसको बनाया। इसका मतलब ये है कि देखिए, हम जनहित में चलने वाली एक सरकार है जी, लोकतांत्रिक सरकार है। इसका मालिक कौन है? आम आदमी। और आम आदमी को आम आदमी यदि उसकी जो आवश्यकता है वो प्रमुख होना चाहिए ना, मनुष्य केंद्र में होना चाहिए ना, किसी भी योजना के केंद्र में मनुष्य है। ठीक। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसलिए बनाया गया कि लोग जमाखोरी मत करें, और सरकार के पास ये वो होना, निर्णय होना चाहिए, अधिकार हो कि उसको एक ज्ञान में हो, संज्ञान में हो कि कितना अनाज इस देश में पैदा हुआ है और कितना अनाज गोदाम में है। हाँ। तो कल यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार वो अनाजों को गोदाम से निकाल के लोगों को बेच सके। फिर लोगों ने फिर सरकार ने देखा कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी से काम नहीं चलेगा, तो फिर उसने एफसीआई वगैरह सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए। केंद्र ने खुद अपना एक बफर स्टॉक किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के पास बफर स्टॉक इसलिए है कि मान लीजिए कल कोई एसेंशियल परिस्थिति आ जाती है ना, तो उसमें हम उसको फूड चेन बना रहे। अब ये क्या कहते हैं, इसमें ये है कि आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो हटाया आपने, नया कानून लाया कि कोई भी आदमी कितना भी अनाज खरीद सकता है, आलू खरीद सकता है, प्याज खरीद सकता है, दाल खरीद सकता है, जो खरीदना है खरीदे। जरूरी नहीं है कि वो मंडी में जाए, असीमित भंडारण कर सकता है। और उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा कि आप उस भंडारण पर क्वेश्चन कर सकें। तो अब देखिए, पिछले साल आपको याद होगा दालों का भाव बढ़ा था, 150, 200, 250 पहुंचा था। तो 250 पहुंचा, तो क्यों फिर सरकार ने कैसा इंटरवेन किया? यही केंद्र सरकार इंटरवेन की ना। हाँ। है ना, ये प्याज के समय में यही इंटरवेन करती है ना। अब वो अपने ढंग से इंटरवेन करती है, किसके पक्ष में करती है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अनाज का स्टॉक रहता है, तो आप उस चावल को, उस गेहूं को, उस दाल को आप निकालते हैं, बाजार में लाते हैं। तो आपने बफर स्टॉक इसलिए नहीं बनाया कि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का प्रिंसिपल ये है बफर स्टॉक का, इसलिए नहीं कि वो कोई मुनाफा कमाने की वाली कंपनी है, अनाज के व्यापारी नहीं है सरकार। वो एक बफर स्टॉक मतलब एक सुरक्षित परिस्थितियों में वो पब्लिक के काम आ सके। सुरक्षित
जो अनाज है। तो यहाँ पर क्या पर आप विसंगत देखते हैं? विसंगत ये है कि अडानी साहब खरीद रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है। कल एक कंपनी आ गई, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो भी फ़ायदा होने वाला है अडानी साहब को ये है कि अभी जो सरकार FCI ये कह रही है ना कि हम FCI भी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, अब इसमें फ़र्क कैसा देखिए, प्ले कैसा होता है। ना MSP खत्म कर रहे हैं, ना मंडी खत्म कर रहे हैं, ना अब होगा ये FCI खत्म कि कर रहे हैं। आपको चाहिए गेहूं, अडानी साहब आएंगे मंडी में, उस दिन थोड़ा भाव बढ़ा देंगे। मान लीजिए आज 1800 है तो वो 1900 2000 में सारा गेहूं खरीद के अपने गोदाम में रख लेंगे। नहीं तो क्यों इतना बड़े बड़े 10,000 गोदाम बना रहे हैं। अब वो क्या करेगा कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को FCI के लिए गेहूं चाहिए तो वो बाजार, अभी क्या हो रहा है कि मंडी में जैसे ये धान को कौन खरीद रहा है? सरकार खरीद रही है ना। तो सरकार जो इसका चावल बनाकर FCI को भी दे रही है और राज्य सरकार भी रख रही है, ठीक है, एक बफर स्टॉक है। अब ये यदि अडानी साहब खरीद के ले जाएंगे तो ये अडानी साहब के कोठे में चला जाएगा, उनकी संपत्ति हो जाएगी। वो चाहेंगे कि आज दुनिया में चावल की कमी है तो वो विदेश भेज देंगे, आप नहीं रोक सकते उनको, है ना। तो अब यदि कोई आवश्यकता होगी सरकार को, अब सरकार कहेगी नहीं हम बफर स्टॉक भी रखेंगे, तो वो करेगी ये कि अभी वो हमसे खरीद रही है अनाज 1600 और 1800 रुपये में, वो जो है अडानी साहब से खरीदेगी 4000 रुपये में। बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन शॉर्ट में समझना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को किस बात को लेकर एतराज़ है? एतराज़ ये है कि देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसका एक बहुत थोड़ा सा प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या बहुत सारी ये जो बासमती चावल बेचने वाली एक कंपनी ने जो है करार किया। वो करार ये किया कि हम आपसे बासमती जो धान है उसको 3000 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदेंगे, आप बासमती लगाइए, इधर आ जाएंगे। हाँ, बासमती लगाइए और हम आपको ये वगैरह वगैरह देंगे और हम आपसे 3000 में खरीद लेंगे, ठीक है। ठीक हुआ ये कि जिस साल उन्होंने खरीदा एक साल तो ठीक रहा, दूसरे साल क्या हुआ कि हमारे देश के इन्होंने मोदी जी ने एक नीति बनाई पेट्रोल वाली। तो ईरान ने कहा भाई कि हम जो है हमारी तो आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है, आप पेट्रोल भी हमारा कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम बासमती चावल जो है इंपोर्ट करेंगे, नहीं खरीदेंगे नहीं आपसे, हम बेचते हैं ना। अच्छा, बासमती चावल विदेशों में एक्सचेंज होगा, बार्टरली सिस्टम रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि वो खरीदते थे, तो जब एक्सपोर्ट होता था तो जब उनको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था तो उन्होंने कहा बासमती चावल मध्य प्रदेश में बोआया, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब जब एक धान की फसल आई तो पता चला कि ईरान ने वो जो है बासमती का धान खरीदने से इनकार कर दिया या उसका क्वांटम कर दिया। पूरे विश्व में बासमती चावल का कीमत गिर गया। अब इनके लिए प्रॉफिटियरिंग नहीं था, सीधा किसान को ही पेट पे। तो अब उन्होंने नहीं तरीका कैसा करते हैं वो देखिए, चालाकी क्या होती है कॉर्पोरेट की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपसे धान नहीं खरीदेंगे, उन्होंने क्या किया, पंजाब के 1-2 लोगों से ले जा करके पंजाब हाई कोर्ट में एक रिट लगा दी कि ये जो बासमती है ये जो है ये वो है मतलब इस रजिस्टर्ड है, कौन सा बासमती, पंजाब का बासमती, और ये जो हाँ तो एक्सपोर्ट के लिए जो जिसको टैग मिला है वो पंजाब का है, तो इसलिए पंजाब का जाएगा और पंजाब से बाहर का जो बासमती है उसको एक्सपोर्ट करने का अधिकार नहीं है करके। अब उसमें ये खुद नहीं खड़े हुए, राज्य सरकार कुछ है और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई ये तो उसका वो है, पेटेंट है, बासमती इज पेटेंटेड इन द नेम ऑफ पंजाब बासमती। तो अब पंजाब के अलावा दूसरे जो हैं उसको आपको एक्सपोर्ट करने का वो नहीं मिलेगा। अब मजे की आप बात देखिए, उन्होंने किसानों से कहा भाई हम तो बेच नहीं सकते और हम भैया सॉरी, अब कहाँ जाए किसान, तो कुछ लोग सीधी मार है ना। नहीं तो अभी क्या था, अभी अदालत थी, कुछ लोग अदालत गए और बेचारे बाकी जो लोग थे वो
वो 1200, 1400, 1500 रुपए में उन्होंने बासमती बेचा। अब मेरा ये कहना है कि आज आपने एक नया कानून बना दिया कि इसमें आप इसे यदि वो एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट को नहीं, कल यदि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो आप अदालत नहीं जा सकते। हाँ, अदालत आपसे बैन है। ये देखिए, कभी नहीं हो सकता किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में, ये संभव ही नहीं है। हमको जो मौलिक अधिकार, उसमें एक बड़ा मौलिक अधिकार है न्याय प्राप्त करने का। आपने कहा नहीं साहब, इस एग्रीमेंट में आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो कहाँ जाएंगे? एक ट्रिब्यूनल बनेगा। बोले ट्रिब्यूनल में कौन रहेगा? एसडीओ के स्तर पर एक ट्रिब्यूनल रहेगा, कलेक्टर ब्यूरोक्रेट ही रहेंगे, और कलेक्टर के लेवल पे होगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ट्रिब्यूनल होगा। अब मेरे को आप बताइए, यहाँ एक एग्रीमेंट होता है हमारे मुंगेली तहसील में कि आप ये धान बोइए, हम आपको ये भाव खरीदेंगे, और वो फिर कहता है साहब आपका जो धान का क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे इसको, या पानी गिर गया, मौसम बिगड़ गया, गीला हो गया साहब धान, हम नहीं खरीदेंगे, क्वालिटी बिगड़ गई। तो अब हम अदालत नहीं जा सकते, हम अपने मुंगेली के एसडीओ के पास जाएंगे। वो कॉरपोरेट कंपनी के खिलाफ एसडीओ साहब की अदालत में हमारी क्या बिसात होगी? आप नहीं होगी, निश्चित रूप से इसमें शासन का भी हित मारा जाएगा। हाँ, नहीं, शासन तो आत्महत्या करने पर तैयार है। मोदी जी का जो नीति है ना, उसमें सरकार स्वयं आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हीं की गर्दन फंसते चली जाने वाली है। उनकी जो आज की जो सारी नीतियां हैं, आप देखिए ना, ये भविष्य में चलकर खुद सरकार के लिए ही बहुत बड़ा आत्मघाती होगा। इस चीज को प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझते सब हैं, वो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है, समझे। तो जिसको समझना रहता है समझ लेता है। देखिए, कहते हैं ना, सोए को आप जगा सकते हो, जगाए को नहीं जगा। अब जगाए को आप कैसे जगाओगे? एक बड़ा अभी चूंकि आंदोलन अंतिम चरण में है, या आंदोलन लगातार किसान दबाव बनाते जा रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि आप जो बोल रहे हैं हम संशोधन करने को तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक ही संशोधन सब लोग मांग रहे हैं, एक नंबर 1 और 1 एंड लास्ट, कि ये सरकार एक कानून बना दे कि एमएसपी से नीचे खरीदा जाना अपराध होगा। दैट्स ऑल। ये सारी समस्याओं का हल है। हाँ, यानी अभी तो हल है, यानी ये जो उसमें अड़हतिया सक्रिय नहीं है क्या? अड़हतिया तो हालत ये है उसकी, देखिए जो छोटा अड़हतिया भी जो सामने एक दुकान लगी, देखिए उस अड़हतिया को आप अड़हतिया कहोगे, क्या कहोगे? वो हमारी जैसा एक किसान, वो भी एक बिजनेसमैन है, छोटा सा एक किसान भी है, बिजनेसमैन भी है, वो अड़हतिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, व्यापारी इसमें व्यापारियों की तैसी तैसी होने वाली है। जब इसलिए क्योंकि जब कॉरपोरेट घुसता है, अभी तो मुंगेली में क्या हो रहा है, मुंगेली में 50 मंडी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, मुंगेली स्तर के लोग हैं, वो वहाँ मुंगेली में खरीदते हैं, 10-5 रुपए का कमीशन लेते हैं और रायपुर वाले को भेज देते हैं, ठीक है ना। अब यदि कोई आदमी रायपुर से या नागपुर से आके खरीदना शुरू कर दे तो ये कहाँ जाएंगे? खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये तो एलिमिनेट करने का है ना। तो पूंजीवादी दृष्टि में तो ये रहता ही है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अभी बीच में 2-3 दौर की वार्ता किए हैं, सरकार के अलग अलग राग आ रहे हैं और अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। किसानों आंदोलन का जो नेतृत्व कहता है कि अमेंडमेंट नहीं, वो चेंज, हमें कानून वापस लो और फिर बैठिए आप किसान के साथ, किसान संगठनों के साथ बैठिए, बातचीत करिए, विधानसभा में, लोकसभा में। तो बातचीत का हल नहीं निकल रहा है क्या? नहीं, बातचीत क्या करोगे भाई आप? हम आपसे कहते हैं देखिए बातचीत कर रहे हैं, हमको बस इस दायरे में बात करेंगे, हम कानून नहीं हटाएंगे, कानून रहेगा। अब इसमें संशोधन लाइए, हम क्या संशोधन लाएं? कल हमने संशोधन किया, परसों आप उसको अमेंड कर दोगे। ये सरकार तो संविधान को अमेंड करती है। वो तो बोल रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन एमएसपी देने का क्या मतलब है भाई? जब तक के एमएसपी कहाँ मिलता है? अरहर में हमारे इलाके में एमएसपी नहीं मिलता, क्योंकि सरकार खरीदी नहीं होती।
अब होता क्या है कि जिस साल आप 100-150 रुपये में दाल खरीद रहे थे, वो जब दाल की फसल आती है किसान की तो 3-3.5 हज़ार रुपये में बिकती है वो कुंटल के हिसाब से, और बाद में उसकी कीमत 6,000-7,000 हो गई क्योंकि शॉर्टेज था। ठीक है ना। अब सरकार यदि बफर स्टॉक रखती है, यदि सरकार आ जाती है बीच में, हम क्या कहते हैं कि एक दुकान सरकार की हो कि जहाँ पर एमएसपी पे खरीदा जाएगा। आप कुछ मत करिए ना, आप एक दुकान खोल दीजिए मुंगेली में कि हम ये एमएसपी में ये हम सब चीज़ें खरीदेंगे, ठीक, और आप बाकी मंडी को चलने दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि सब व्यापारियों को आप बंद करने जाइए। जब किसान को पता चलता है कि एमएसपी आगे, एमएसपी में यहाँ दुकानें खुली हुई है जहाँ पर आदमी जो है 1800-2400 रुपये में लिख रहा है और बाज़ार में मान लीजिए 1800 बिक रहा है, तो वो तो 2400 में जाएगा ना। तो 2400 में जाएगा तो क्या होगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पता चलेगा कि लोग सब इधर ही चले जाएंगे, तो वो जो है 1600 में 1500 में जो आज लेने की बात करता है वो उसको फिर 1800, 2000, 2000 पहुँचता है। एक मार्जिन रखेगा ही। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब कि यदि किसान एमएसपी का स्टैंड खड़ा रहता है आज की तारीख में, तो क्या होता है कि बाजार बना रहता है, बाजार में कीमतें एक लेवल पर चलती रहती है। अभी आप देखिएगा ये जो है जब तक धान की खरीदी होती है धान के भाव दूसरे रहते हैं, जैसे खरीदी बंद होगी धान को खरीदार नहीं होता। ठीक है ना। और इस देश में कार्टेल बनाकर सीमेंट वाले बेचते हैं, है ना। सारी दुनिया में औद्योगिक जो घराने हैं वो अपने मालों को अपनी कीमतों पर बेचते हैं। हम एक ऐसे उत्पादक हैं कि हम दूसरों की, बहुत पहले कहावत थी ना कि किसान का दुकान एक ऐसा दुकान है। देखिए दुकान में क्या होता है, खरीदार गद्दी में बैठता है और बेचने वाला गद्दी में बैठता है और खरीदार जो होता है वो खड़ा रहता है। किसान की दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पर खरीदार गद्दी पे बैठा रहता है, बेचने वाला खड़ा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाजार के उलट किसानों के फसल उत्पादन से लेकर बिक्री तक, आनंद मिश्रा जी ने बताया कि ये पहला ऐसा मामला देखने को मिला है कि खरीदार खड़ा रहता है, खरीदार खड़ा रहता है, बैठा रहता है, खरीदार बैठा रहता है। और ये दुनिया के बाजार में जो किसान का एक ऐसा बाजार है जिसमें बेचने वाला खड़ा रहता है और खरीदने वाला गद्दी पे बैठता है। अन्य व्यापार में बेचने वाला गद्दी पर बैठता है और खरीदने वाला खड़ा रहता है। क्या बात है तुलसी। मैं ये कहूँगा कि एक कबीरदास जी की एक दोहा है कि कंबल बरस रहा है और पानी ओढ़ा जा रहा है। तो ये बिल्कुल कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल ओढ़े पानी। ये है किसानों की हाल। धरती पुत्र किसानों के किन विसंगतियों से गुजरना पड़ता है, ये बातें अभी आपने वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, समाजवादी चिंतक आनंद मिश्रा से सुनी है। और आनंद मिश्रा जी का कहना है कि इस बार किसान का आंदोलन बहुत सही रास्ते पर है। सिर्फ सरकार एमएसपी तय कर दे और उसी एमएसपी पर एक कानून सरकार बना दे कि एमएसपी से नीचे अनाज खरीदना अपराध है। जो भी कोई खरीदेगा तो उस पर अपराध दर्ज हो जाएगा। एमएसपी से नीचे स्तर पर दर पर अनाज खरीदना अपराध है। सरकार यह प्रावधान कर दे तो सारी समस्या का हल निश्चित है। भास्कर मिश्र, सीजीवाल, खुली बातचीत के लिए आपने समय दिया। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद।